अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुशावरत कर रही है और इस हवाले से अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत भी चल रही है। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल की तकसीम है उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि 18वीं तरमीम के हवाले से सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुनासिब भी नहीं और मुमकिन भी नहीं होगा। उन्होंने वाज़ेह कहा कि सूबों के इख्तियारात पर समझौता हरगिज़ नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के लिए सोच विचार कर रही है और CEC का इजलास भी बुला चुकी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम की तरह 27वीं आईनी तरमीम की भी मुखालिफत कर रही है। अब एक जानिब अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नासूर, तो दूसरी जानिब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आज मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त निकाला। आज आपकी बड़ी तवील मीटिंग रही जाती उम्रा में, क्या फैसले हुए? जाती उम्रा में जो मीटिंग थी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो है वो बुलवाई हुई थी, लेकिन उसमें ज़्यादातर इश्यूज जो थे वो पंजाब से मुतल्लक थे। इस आइनी तरमीम से मुतल्लक वहाँ पे कोई डिस्कशन आज नहीं हुई। अच्छा, कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, कल टेबल कर रहे हैं फिर आप 27वीं आईनी तरमीम? मेरा ख्याल है कि अगर यानी जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं और ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी एक हमारा बड़ा इत्तेहादी साथी है, अगर तो उनके माबैन यानी हमारा और उनका कंसेंसस जिन पॉइंट्स के ऊपर हो गया तो उन्हें तो खैर पेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वहाँ पे पेश करने के बाद एक हेल्दी पॉजिटिव डिस्कशन हो सकती है हाउस के अंदर भी। बल्कि मैं तो ज़ाती तौर पे चाहूँगा कि होनी चाहिए दोनों, ऐवान बाला में भी और ऐवान ज़ेरी में भी। वहाँ पे इसके ऊपर तमाम मेंबर्स को ज़ाहिर ख्याल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मुश्तरका ड्राफ्ट या कोई कंसेंसस ना हुआ तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसे जो है वो इस तरह से पेश किया जाएगा। इस बार मुसव्विदा एक ही होगा, मुख्तलिफ होंगे? देखें, वो तो एक फिर लीगल लैंग्वेज होती है। बुनियादी तौर पे तो किसी असूल के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय होता है और मुसव्वदा तो फिर बाद में जो है वो तैयार हो जाता है। चेंजेस आ जाते हैं, यानी किन किन आर्टिकल्स में जो है वो तरमीम होनी है और उसमें बुनियादी जो है वो असूल क्या होगा, इसके ऊपर अगर इत्तफाक राय हो जाए तो बाद में फिर वो ड्राफ्टिंग का अमल तो बाद की बात है। राना साहब, आपकी हुकूमत है, आप लोग विफाक में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, बड़ी सियासी जमात भी हैं, आप लोगों ने आपस में मुशावरत मुकम्मल की या आपस में विदिन द पार्टी इत्तेफाक है इस चीज़ पर जो चीज़ें आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं? देखिए, ये ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर डिस्कशंस होती रहती है। मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन है, जब भी बात हुई है, जिससे भी बात हुई है, कौन है जो इस बात के ऊपर फिक्रमंद नहीं है कि अगर 2050 में हम 50 करोड़ हो जाएंगे तो फिर क्या बनेगा और क्या कोई जो है वो जो ये पॉपुलेशन प्लानिंग या पॉपुलेशन वेलफेयर के ऊपर कोई काम हो रहा है वफाक में या सूबों में, कोई कोऑर्डिनेशन है किसी लेवल के ऊपर भी? और क्या ये काम जो है ये सूबों के ज़ुम्मे डाला जाए या ये नेशनल लेवल पे होना चाहिए? एक अमूमी बल्कि अक्सरीती राय ये है कि ये ऐसा मामला है कि इसे जो है वो आप नेशनल लेवल पे करेंगे और पूरे मुल्क में एक जैसा मामला होगा तो उसके मुताबिक इसमें बेहतरी आ सकती है। ठीक। फिर आपका जो इस वक्त NFC है वो तो प्रमोट करता है कि आप आबादी बढ़ाएं, उसमें पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ भी है, उसके ऊपर भी आपको याद होगा बोली थी बात होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस तरफ भी आऊंगी, लेकिन मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज से इसी तरह से आपका एजुकेशन का सिस्टम है। जी जी। अब एजुकेशन का जो सिस्टम है उसकी तबाही से मतलब कोई है जिसे इनकार है? ठीक है, ना कोई निसाब है, ना कोई जो है वो सिमिलैरिटी है
किसी जगह पे कुछ पढ़ाया जा रहा है, किसी जगह पे कुछ पढ़ाया जा रहा है, मदरसे कुछ और तरह की जो है वो कौम और तैयार कर रहे हैं, बीच में इंग्लिश मीडिया है, बीच में उर्दू मीडिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका नेशनल लेवल के ऊपर जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, कोई किसी को पाबंदी या किसी को कोई रहनुमाई हासिल नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन है जो ये कहेगा कि जी इनके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप एक निसाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इस सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आज से 10-12 दिन पहले ऐसे इकबाल साहब ने टीवी पर बैठे थे और उन्होंने उनसे जब 27वीं के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा अभी ऐसी कोई बात नहीं है। कल मेरे प्रोग्राम में अमीर मकाम साहब ने कहा ये सिर्फ एक ख्याल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर डार साहब का तो ऑन रिकॉर्ड बयान है अगस्त के मिड में कि वो कहते पहले 26वीं तो हज़म कर लें। तो मैं पूछ लूँ थोड़े को 26वीं हज़म हो गई है, आप 27वीं की तरफ इतना बड़ा कदम लेने जा रहे हैं? देखिए 26वीं तरमीम में जिन ये दो बुनियादी जो हमारे अवामी और कौमी मसले हैं जिसकी मैंने निशानदेही की है, 26वीं तरमीम में तो इनके कोई नज़दीक भी नहीं गया। 26वीं तरमीम जो है उसमें और चीज़ों को जो है वो रिड्रेस किया गया और उसके ऊपर क्योंकि इत्तफाक़ राय ना हो सका था तो इसलिए वो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था तो बाद में जो 26वीं तरमीम हुई उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक, ये जो आइन बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको फिर लेफ्ट ओवर कर दिया गया था। ठीक है, यानी वो फिर उस पर ज़रा दोबारा उसको एक्सटेंड किया गया और इस आइनी तरमीम में होंगी वो चीज़ें। ये जो आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली के हवाले से बातें चल रही हैं, राना साहब क्या है इसमें, कितनी सदाकत है? अगर आर्टिकल 243 पढ़ लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि सबको इत्मीनान हो जाए। वो लोग समझते हैं कि शायद वो आर्टिकल 245 जो है उसमें कोई तब्दीली, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। जो 243 है वो तो स्पेसिफिकली जो है वो आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लक है। बिल्कुल। और आर्म्ड फोर्सेस को जो मार्का बनियानुल मरसूस में और उसके बाद जो तजर्बा हासिल हुआ है, जो कामयाबी हासिल हुई है, कमांड स्ट्रक्चर में जो चीज़ें सामने आई हैं, तो उससे मुतल्लक एक जो है वो एक प्रोफेशनल जो एक डिस्कशन वहाँ पे मौजूद है, तो उसके मुतल्लक मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मामला है कि इसके ऊपर मीडिया में जो है वो कोई ज़्यादा डिस्कशन करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। हमारे दुश्मन जो है वो चारों तरफ इन चीज़ों को एक्सप्लॉयट करने के लिए बैठे हैं, तो ये पार्लिमानी लीडर्स की के लेवल के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर जो है वो इत्माद में जो है वो लिया जाएगा। और ये एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी एक प्रोफेशनल जो है वो सिपाह की, आर्मी की, तो उसका उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मीडिया में बिल्कुल आपकी बात बजा है कि कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में भी तो आप टेबल करेंगे। आईनी किरदार या आईनी रोल ढूंढा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, पार्लियामेंट में आप इस पे तो ज़ाहिर बहस होगी जब आप टेबल करेंगे। हाँ, लेकिन कोई चीज़ जब एक कॉन्क्रीट फॉर्म में सामने आ जाएगी तो उसके ऊपर तो फिर बहस हो सकती है ना। ठीक, लेकिन उसको पहले मौजूए बहस बनाना मुनासिब नहीं होगा। चलें, ठीक है। राना साहब, आपने कुछ अर्सा पहले मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि तसलसल का फैसला हो गया, फिर आपने मुतादिद प्रोग्राम्स में ये कहा कि तसलसल का फैसला हो गया। फैसल वाउडा साहब भी तसलसल के ऊपर एक ट्वीट कर चुके हैं। ये तसलसल को जारी रखने के लिए लाई जा रही है तरमीम? नहीं, जो तसलसल को जारी रखने के लिए अगर आप आर्मी चीफ या जो हमारे सरबराह हैं एयर फोर्स या नेवल के, तो वो आर्मी एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट हो चुकी है। ठीक है। राना साहब, फैसल वाउडा साहब ने गुफ्तगू की निजी टीवी पे और वो अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी सियासी चाल के बड़े खिलाड़ी हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास वज़ीर आज़म बनने का ये बेहतरीन मौका है। अभी जब हम जिस सिचुएशन में बात कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम आने की, और वो ये किस तरफ रेफरेंस दे रहे हैं वाउडा साहब, वो 2.5 साल वाले फॉर्मूले पे या 5 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद?
मैंने ये बात सुनी नहीं है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस सियाको सबाक में ये बात की है। ठीक, बज़ाहिर तो इस चीज़ का ये इस आइनी अमेंडमेंट यानी 27वीं आइनी तरमीम से तो इस चीज़ का कोई तल्लक नहीं बनता। वैसे जब कश्मीर का भी इशू डिस्कस हो रहा था तो एक बात सामने आई थी कि 2.5 साल का फार्मूला है जो बलूचिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होगा, फिर कश्मीर में भी होगा। ऐसा कोई है वैसे फार्मूला? तस्दीक या तरदीद कर दें? नहीं, ये फार्मूलों से तो ये चीज़ें नहीं ना होती। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एक जलसे में ये कह चुके हैं कि मुझे ये ऑफर किया गया था 2.5 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाए। वज़ीर आज़म जो है वो तो पार्लियामेंट में जो जिस पार्टी की अक्सरियत या जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी वही बनेगा ना वज़ीर आज़म। ये कोई फार्मूले से तो वज़ीर आज़म नहीं बनता। ठीक है। अच्छा राना साहब, एनएफसी का आपने जिक्र किया और एनएफसी पे मैं भी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। एनएफसी पीपल्स पार्टी के दिल के बड़े करीब है। आपने खुद ही गुफ्तगू की शुरुआत में जिक्र भी कर दिया और कुछ रेफरेंसेस माजी से मैं भी निकाल सकती हूँ एनएफसी के ऊपर। अभी तो हम एनएफसी जो 7th एनएफसी अवार्ड है उसे एक्सटेंशन मिली जा रही है। इस पे आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? सुनने में आ रहा है कि शायद इस अमेंडमेंट में आप लोग इसको रिवर्स करें या हजम के ऊपर कुछ बात करें पीपल्स पार्टी के साथ। देखिए, एनएफसी अवार्ड जो है वो वसाइल की, यानी एनएफसी अवार्ड में खैर और चीज़ें भी हैं, कोई सिर्फ यही चीज़ नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे एनएफसी अवार्ड में जो वसाइल की तकसीम का फार्मूला है और उसमें डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो एक जो है वो सारी वो तरतीब जो है वो बनाई गई है और कंसेंसस के साथ बनाई गई है। गालबन 2010 में ये सारा मामला जो है वो हुआ था। उसमें बैकवर्ड एरियाज़ के लिए भी एक अपना स्पेस है, उसके अलावा दहशतगर्दी से मुतल्लक ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें हैं। तो उस वक्त जो है वो शायद कर्ज़ों का बोझ भी कम था और शायद जो अपना दिफा का ख़र्चा है वो भी उसके बाद यकीनन उस पर इजाफ़ा हुआ है और इस वक्त सूरत हाल जो है वो और भी ज़्यादा तकाजा करती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये सारी पाकिस्तान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये कोई किसी एक सूबे की चीज़ नहीं है या किसी दूसरे सूबे के ख़िलाफ़ नहीं है। सब ने मिल के करना है। सारे सूबे जो है वो पाकिस्तान है और सब ने मिल के पाकिस्तान को चलाना है। तो उस फार्मूले में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल एक डिबेट, एक गौर व फिक्र होगा और उसके नतीजे में जो कंसेंसस होगा इसमें कोई पीपल्स पार्टी को या सिंध को या किसी भी और सूबे को कोई पीछे धकेलने या किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है। ये सभी के फ़ायदे की बात है और जो कंसेंसस होगा उसके मुताबिक ही जो है वो मामला आगे चलेंगे। इंटरेस्टिंग, लेकिन इसमें मुझे एक ब्रेक का काज़ा राना साहब, क्विकली एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। पहले ये रोल था कि पीपल्स पार्टी दिन में, शाम में, दोपहर में जा रही थी मौलाना फजल रहमान साहब के पास। अब की बार वो नहीं गई, आप पीपल्स पार्टी के पास गए। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। राना साहब, आज़ाद कश्मीर के ऊपर आप लोगों का क्या कोई डेडलॉक ख़त्म हुआ है? क्योंकि आपकी तरफ से ये सजेशन आई थी कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाएँ। पीपल्स पार्टी अभी तक टेबल नहीं कर पाई है अदम एतमाद, वजह क्या है? नहीं, कश्मीर के ऊपर कोई डेडलॉक नहीं है। कश्मीर के ऊपर जो हमारी एक कमेटी गई थी वहाँ पे जब एजिटेशन हुआ और वहाँ पे फिर उन लोगों के साथ जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ एक हमारा मुआहदा हुआ और वो मुआहदा जो है वो जिस कमेटी ने किया या जो शराइत हमने जिनके ऊपर एग्री किया तो उसमें पीपल्स पार्टी के लोग राजा परवेज़ अशरफ साहब और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब शामिल थे साथ। तो उस कमेटी का जो है वो इस बात पे इत्तफाक था कि मौजूदा सेटअप जो है इसे हटाया जाए और नया सेटअप लाया जाए और नया सेटअप जो है वो आते ही कोई वोटर लिस्टों का इशू है, कोई वहाँ पे जो है वो इलेक्शन कमीशन की तकर्री है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो उन्हें करने के बाद फौरी तौर पे या एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो ये एक इख्तलाफी बात है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाया जाए। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि शायद इसमें को थोड़ा जो है वो मामलात को बेहतर करने की वो कोशिश
में हैं कि उसके बाद जाया जाए, जबकि हमारी राय ये है कि ये मामला इस तरह से ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। हाँ, लेकिन मौजूदा सेटअप में के ख़िलाफ़ या उसको जो है वो यानी डिज़ोल्व करने के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, वो तो इत्तेफाक है और हमने उनको कहा है कि वह हम गैर मशरूत तौर पे आपको आपका साथ देंगे, आप इस सेटअप को जो है वो वोट आउट करें। उसके बाद अगर आप इलेक्शन की तरफ जाएं तो हम आपसे तआवुन करेंगे, अगर आप नहीं जाना चाहते तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अगर आप कब्ल से वक्त इंतखाबात नहीं कराते तो हम अपोजिशन में बैठेंगे, वरना हम अगर आप चाहते हैं तो फिर हम आपके साथ बैठेंगे। इस बात पे यही मेरा पॉइंट था कि शायद डेडलॉक है, यही वजह है कि शायद पीपल्स पार्टी डिले भी कर रही है टेबल करने में। अच्छा राना साहब, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम बहुत अरसा जब आप लोग अपोजिशन में थे और हम चैनल पे बैठते थे, आप लोगों को इनवाइट करते थे, तो एक लंबे सेटअप की बात होती है। आपने सेटअप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वहीं से मेरे जहन में उभरा ये कि इमरान खान साहब एक लंबा सेटअप लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसमें ज़रा कि फैज़ हमीद का नाम भी शामिल है और बहुत सारे मामला हैं। ये जो अब सेटअप है, ये कितना अर्सा चलेगा? देखिए, इसमें सेटअप, आप पॉलिटिकल सेटअप की बात कर रहे हैं या आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं सर वो एक पेज की बात कर रही हूँ। देखिए, एक पेज तो हमेशा रहना चाहिए। एक पेज अल्लाह करे या अस्करी और सियासी क़यादत की, लीडरशिप की हम आहंगी और मामला फहमी का नतीजा है कि 78 साल बाद आपको पूरी दुनिया में जो है वो इज़्ज़त मिली है, आप सरफराज हुए हैं। पाकिस्तान को किसी ने, पूरी दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान तो भी फिर जो है तो वो इस सिस्टम को रहना चाहिए, 10-15 साल तो रुकना चाहिए इस सिस्टम को, क्योंकि इज्जत मिली है तो उसे बरकरार भी तो रखना है। देखें जी, 10-15 साल छोड़ के मैं तो कहता हूँ कि हमेशा के लिए जो है वो एक ऐसा सेटअप होना चाहिए कि अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो मिल के मुल्क की खिदमत करें। दोनों की ज़रूरत है। ये जो महाजरा इससे पहले रही है और उसका बड़ा नुकसान हुआ है मुल्क को, और हम जिस हाल को पहुँचे हैं उसमें इस चीज़ का भी, बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन इस चीज़ का भी बुनियादी तौर पे बड़ा अमल दखल है। फिर तो राना साहब कौमी हुकूमत की तरफ जाया जा सकता है अगर ये लंबा अरसा चलाना है, क्योंकि जमहूरियत में तो फिर आपको पता है मुकाबला नहीं, कौमी हुकूमत की तरफ बिल्कुल ना जाया जाए। वक्त पे इलेक्शन हो और सियासी क़यादत जो है वो आवाम के मैंडेट और वोट के मुताबिक जो है वो जारी रहे या बदले या जिस तरह से भी सूरत हाल हो, और अस्करी क़यादत जो है वो एक अपना प्रोफेशनल अंदाज में जो है वो रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करे, खिदमत करे मुल्क की, हुकूमत की, और जहाँ कहीं उसकी ज़रूरत हो उसके मुताबिक जो है वो अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी जो है वो अपना जो एक मौसर किरदार है वो अदा करे। लेकिन अगर वक्त पे इलेक्शन चाहिए और जमहूरियत का तसलसल भी चाहिए तो फिर तो इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो फिर एक तरफा भी तो नहीं ना होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल एक तरफा नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन को शामिल होना चाहिए। इलेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होने चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जब मैं जीत जाऊं तो फिर फ्री एंड फेयर है, आप जीत जाएं तो फिर धांधली है। ये तो कोई तरीका नहीं है। इतना लंबा टाइम 18 में इलेक्शन पीटीआई के लिए फ्री एंड फेयर था, 24 में उनके लिए जो है वो धांधली हो गई है। मैं वही कह रही हूँ कि फिर इतना अरसा हो गया, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं ये बात करते हुए राना साहब, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए कोई नाम भी नहीं आता। नहीं तो वो हमारे साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, वो बात करने को तैयार नहीं है। कभी आपने पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में देखा है कि वज़ीर आज़म कहे कि मैं अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ, मिलने को तैयार नहीं हूँ, इनको देखने को तैयार नहीं हूँ, इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। अगर कभी दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा हुआ है? हाँ। ठीक, राना साहब यही सेटअप रहता है, वो नहीं बैठते, आप ठीक कह रहे हैं। एट सम पॉइंट हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब यही रहेंगे जब अगले इलेक्शंस हम तवक्को करें उनकी? देखिए, कानूनी पोजीशन तो यही है, क्योंकि जो इस वक्त तरीक़ाकार है उसमें तो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो दोनों मिल के इसके ऊपर जो है वो बात करके कंसेंसस के साथ जो है वो किसी का तकर्रर जो है वो कर सकते हैं। अब ये उनके साथ तो हमारा कंसेंसस होने को रहा, तो वो उनके साथ तो उनके इस रवैये की वजह से तो फिर उनके साथ वो इत्तेफाक राय हो नहीं सकता।
अब हमारा ये ख्याल है कि इस तरीक़ाकार में कोई चेंज लाई जाए और इस मेयार को बरकरार रखते हुए कि हुकूमत या अपोजिशन की मर्ज़ी तो नहीं होनी चाहिए, उनकी फ्री विल तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उनके दरमियान कोई इत्तफाक़ राय ना हो सके या इस किस्म की सूरत हाल हो जो हमारे इस वक्त मौजूद है, तो उसमें फिर कौन सा तरीका अपनाया जाए कि ये इस किस्म के मामलात में डेडलॉक तो फिर अभी तक तो वो बैठे नहीं नाम के ऊपर, और अगर नहीं बैठते तो फिर तरमीम कर ली जाए और तरमीम के अंदर फिर यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। नहीं, ये नहीं हो, नए का तकर्रर हो सकता है, लेकिन उसका कोई तरीक़ाकार तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 27 फ़ानी तरमीम में आपने ये ऐड करना है, तरीक़ाकार भी वज़ा करना है और तब्दीली भी लानी है। जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तकर्री जो है वो इस वक्त रुकी हुई है, क्योंकि ये तरीक़ाकार जो है ये नाकाम हो चुका है, ये डेडलॉक है। ठीक, राना साहब सवाल इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए हमको ऐसा नहीं चाहते क्योंकि हम अपनी मर्जी चाहते हैं, हम एक ऐसा एक फ्री फेयर प्रोसीजर चाहते हैं कि जिसमें ये इस ओहदे की गैर जानबदारी भी बरकरार रहे और ये डेडलॉक भी ना हो। और अगर कोई नया नाम नहीं आता है, मैं इसको वाइंड अप करना चाह रही हूँ, तो फिर कोई मुज़ायका नहीं है सिकंदर सुल्तान रजा साहब भी अगले इलेक्शन आम इंतखाबात करा दें, हुकूमत को कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन तो यही है कि जब तक नया तकर्रर नहीं होगा तो उस वक्त तक वो कंटिन्यू करेंगे, और अगर ये ना होता तो फिर जो है वो इतने माह यानी पिछले 3-4 माह से ये डेडलॉक है, तो फिर ये ओहदा जो है ये खाली तो नहीं रखा जा सकता था। ठीक है, राना साहब लास्टली कुछ मिनट चल रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप इस इशू को प्लीज़ एड्रेस कीजिएगा। इमरान खान साहब के मुस्तकबिल से रिलेटेड सवाल है, 190 मिलियन पाउंड केस, तोशा खाना की डेट तो वैसे ही आखिर में पड़ गई है। इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं जब पाकिस्तान फल रहा है, फूल रहा है, तरक्की की राह पर गामजन है, आपने कहा कि सेटअप भी अच्छा चल रहा है, चलना भी चाहिए, तो इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, मुस्तकबिल तो हर इंसान का उसके अपने फैसलों के साथ होता है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो इस सूरत हाल में अपने लिए कौन सा रास्ता जो है वो इख्तियार करते हैं। फ़िलहाल तो ये है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत है, और ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है उसमें तो मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा कहा है कि एक जो है वो कानून के तालिब इल्म होने के नाते मेरी जो समझ है कि वो तो केस जो 2+2 4 है, बिल्कुल उसमें उनसे गलती हुई है। अच्छा, गलती हुई है, उसमें इस बात के इम्कानात हैं कि उनको सज़ा हो, लेकिन इस पूरी एपिसोड में बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जाता मलिक रियाज साहब पर, वो तो टूट नहीं सके। नहीं, उनको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो डॉक्यूमेंटेड है हर चीज़। यानी आप कह रहे हैं कि अगर मलिक रियाज वादा माफ गवाह नहीं भी बनते हैं तो उसके बगैर भी काम चल जाएगा और इसका नविश्ता दीवार है फैसला? नहीं, इन ट्रू सेंस अगर देखा जाए तो मलिक रियाज जो है वो इसमें शरीक मुल्ज़म है। तो फिर आप इंटरपोल से रब्ता करके उनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ करेंगे? मेरा ख्याल है कि ये नैब इस बारे में कोई पेशरफ्त कर रहा है। ठीक है, इसमें कामयाबी नाकामी तो वो बात की बात है, लेकिन ये मामला नैब से मुतल्लिक़ है, और मेरा ख्याल है कि पिछले दिनों उन्होंने कोई इस बारे में कोई तहर्रुक किया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये डाउन द लिस्ट है और शरीक मुल्ज़िम को भी माफ़ी नहीं मिलेगी, ये मुझे परसीव ये हुआ इस बात से। लास्टली राना साहब वेरी क्विकली, इसी महीने में 27वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी, एक तो इसको एड्रेस कर दीजिएगा, और दूसरा ये कि बनी गाला शिफ्ट होने की बात हुई थी, तारिक फजल चौधरी साहब के अल्फाज थे, और उसके बाद असद कैसर साहब ने एक रिएक्शन भी दिया था कि हम तैयार हैं, आ जाए बैठ जाएँ, तो फिर वो बात आए बाएँ शाये हो गई। अभी बनी गाला शिफ्ट करने के कुछ चांस है या कोई इस तरह की बात हो सकती है अगर थोड़ा सा माइल्डनेस दिखाते हैं खान साहब? तो देखिए, इमरान खान साहब जुडिशल कस्टडी में हैं, वो कॉन्विक्ट हैं,
अगर वो इस किस्म की कोई सहूलत चाहते हैं तो ये अदालत के हुक्म के बगैर नहीं हो सकती, और अगर वो इस किस्म की सहूलत के लिए कोई तहर्रक करेंगे, कोई दरख्वास्त या पटिशन करेंगे, तो ये तारक फजल साहब ने भी यही कहा था कि हुकूमत मुखालफत नहीं करेगी। ठीक, अगर ऐसी वो उन्होंने कहा था कि हमें लिख के दें, ये तो उनके ऊपर है ना कि वो अगर शिफ्ट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये फैसला हुकूमत उन पे छोड़ती है कि वो होना चाहते हैं नहीं होना चाहते। और राना साहब आखिरी सवाल का जवाब दे दें, ये इसी महीने पास हो जाएगी 27वीं आनी तरमीम, नवंबर की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन बोर्ड हो जाती है, जो मुझे मालूम हुआ है कि 6 तारीख को जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपनी CEC का इजलास बुलाया हुआ है। अगर उसमें वो क्लियर कर देते हैं उस मसवदे को जो हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर किया है, तो फिर तो यानी कोई महीने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो हफ्ते में भी हो सकता है। यानी आपने इनिशियल ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी को हैंड ओवर कर दिया है। अगर इसके ऊपर कोई डिस्कशन होती है तो फिर ये लंबा जा सकता है। ठीक है, यानी आपने इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो पीपल्स पार्टी को हैंड ओवर कर दिया है, सो दैट दे कैन डिस्कस इट इन CEC। मेरा ख्याल है कि ड्राफ्ट तो शायद बाद में जो है वो फिर लीगल लैंग्वेज जो है वो फिर मुरतब होती है, लेकिन जो एक क्रक्स होता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि उसके मतलब जब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लेके गए थे ये पिछले दिनों 2-4 रोज़ कबल, तो उससे वो उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से सबमिट किया है। ठीक, बहुत शुक्रिया। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना कीमती वक्त और अपनी राय हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि आपकी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात पर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी की जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आपको इस मुलाकात पर खूब ग्रिल कर रही है। देखिए, मुझे तो खैर समझ नहीं आई है कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसको क्यों एतराज़ है कि इमरान खान की रिहाई हो। क्योंकि देखिए ना, इस वक्त तो सारा पाकिस्तान का जो एक प्राइमरी एक मसला है वो तो इमरान खान और पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, और जब तक वो रिहा नहीं होते पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं आता। तो सवाए इसके कि एक बहुत माली मफादात हैं जो इमरान खान की इनकार्सरेशन के साथ, उनकी कैद के साथ जुड़े हुए हैं, और 2 साल से ज्यादा ये लोग जो हैं वो अब पार्टी चला रहे हैं, इनसे कुछ नहीं हुआ, और ज्यादा लग ही हो रहा है कि दे आर इनसिक्योर अबाउट जो लीडरशिप है, स्पेशली जो लाहौर की लीडरशिप है, उसको रोल देने के ऊपर इनको ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि और तो कोई लॉजिक नहीं है कि आप अगर कोई कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए एफर्ट करना चाहता हो तो उस पर क्या एतराज हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं आप पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, वो आपको मानते नहीं है। शेख वकास अकरम साहब ने तो ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आप पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। तो नहीं होंगे, चलिए पार्टी का हिस्सा नहीं है तो क्या एज अ पाकिस्तानी मेरा कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे आए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो रिवाइव हो और इमरान खान रिहा हो। इसके लिए पीटीआई का तो होना जरूरी नहीं है। ना ही हमने कभी ये कहा है कि हम कोई पीटीआई के बिहाफ पे ये जो बात है ये कर रहे हैं। देखिए, सीधी बात है, इनको पता है कि अगर लाहौर में शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन, राशिद उमर चीमा बाहर आते हैं तो लीडरशिप फिर उनको शिफ्ट होगी, और जो मुज़ाकरात हैं, गुफ्तगू है, फिर उन्होंने करनी है। एंड दिस इज द प्राइमरी कंसर्न फॉर दिस लॉट। जो आप देखिए कि इतनी शदोमत से इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि आप हैरान ही हो जाते हैं कि आखिर इनका मसला क्या है। और जब मैं ज्यादा गौर करता हूँ तो बस मुझे यही जो है, इसके अलावा और तो मुझे कोई कॉज नजर नहीं आती। कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो पार्टी में लानी चाहिए ना। अच्छा, आप देखें ना, हम सब लोग जो जेलों में रहे हैं, हमें पता है कि एक एक दिन जेल में गुजारना कितना बड़ा अजाब है, और स्पेशली जिस तरह से इमरान खान और बुशरा बीबी को तन्हाई में रखा गया है, जिस किस्म की वो
ये बहुत मुश्किल काम है, और सिर्फ हर वक्त आप ये कहते रहना कि जी वो लेकिन बुर्दजली से आयरनी ये है काट ना रहे फवाद हैं। चौधरी साहब कि वो महमूद खान अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर के तौर पे एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब को शायद एक्सेप्ट करने में वो टाइम लगाएंगे या शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब, आपकी भी मुलाकात खान साहब से मुतादिद मरतबा हुई है। आपने मेरे प्रोग्राम में एक बार जिक्र भी किया था कि कोशिश करेंगे कि जो साबिका क़यादत है वो मिलकर कोई ऐसी मुहिम जोई करें कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने में मदद मिल सके और टेम्परेचर नीचे आए, जो कि आप कर भी रहे हैं। मुलाकातों में खान साहब से इस बारे में बात हुई, या खान साहब ने आपको ये इनिशिएटिव लेने के लिए कहा, या ये आपका खुद तय एक डिसीजन है? देखिए फरमा, एक तो मैं आपको पहले आपने बात की ना कि महमूद अचकजई साहब को बना दिया, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं है। अमजद नियाजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो वापस आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऑन बप्पी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो पार्टी में उनको वापस ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उस्मान डार ने ये जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो सारे वापस आ गए, पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके अलावा दर्जनों और मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। प्रॉब्लम इनका ये नहीं है कि कोई गया क्यों था, क्योंकि पता ही है ना लोगों को किन हालात में गए थे। इनको प्रॉब्लम मेरे साथ, इमरान इस्माइल के साथ, महमूद मौलवी के साथ, असद उमर के साथ, ये जो लोग हैं सारे, अली जैदी के साथ, इन सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये लीडरशिप पोजीशंस के लोग हैं। और जब ये आते हैं, शाह महमूद कुरैशी आते हैं, जहाज चौधरी आते हैं, तो इन लोगों की वर्थ नहीं रहती। सो असल प्रॉब्लम जो है वो देखिए ना, पॉलिटिक्स के अंदर ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन असल बात यह है कि इस झगड़े में ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं जो इमरान खान की रिहाई है उसको। या तो देखिए ना, आप रिहा करवा लेते 2 साल में, आपसे नहीं हुआ, अब आप किसी को कोशिश करने में भी देने के ऊपर भी आपको एतराज है। अभी आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए, जिसमें साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब का भी नाम लिया, दीगर दोस्तों का भी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उनका नाम लिया, ये भी आपके साथ मुतहरिक हैं जितने आप हैं खान साहब की रिहाई के लिए और टेम्परेचर नीचे लाने के लिए? महमूद मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब और मैं तो जाहिर है कि हम मुतहरिक हैं। बाकी जो हमारे सारे दोस्त हैं उनको हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपनी एक्टिविटीज के साथ, चीज़ों के साथ आगाह रखते हैं, उनसे मशवरा भी लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि इसको ज़रा अभी देख लें कि रिएक्शन क्या होगा। बड़े लोग जो हैं वो थोड़े अभी रिलक्टेंट भी होते हैं, आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। लेकिन हमें उम्मीद पूरी है कि मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है उसमें से मुझे किसी बड़े लोगों ने फ़ोन किए, एमएनएज़, एमपीएस ने कॉलें की, और उन्होंने कहा कि ये आपने जो रास्ता लिया है ये ही वो वाहिद रास्ता है जिससे सियासत में इमरान खान की वापसी मुमकिन है, और पीटीआई की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ये जो रास्ते का आपको एमपीएस एमएनएस ने कहा है, ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वाला रास्ता है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात वाला रास्ता है? देखो, 4 बड़े प्लेयर हैं हुकूमत में, नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं, और अपोजिशन में इमरान खान है, और चौथा प्लेयर एस्टैब्लिशमेंट। जब तक ये चारों एक मुश्तरका हम रूल ऑफ द गेम नहीं बनाते, देखिए ये मसला हल नहीं होगा। हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने देखें कितनी कामयाबियां समेटी हैं इंटरनेशनली। उन्होंने अमेरिका के साथ देखें, चीन के साथ देखें, सऊदी अरेबिया के साथ देखें, लेकिन वो कामयाबियां पाकिस्तान में ट्रांसलेट नहीं हुई। क्यों ट्रांसलेट नहीं हुई? कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हम ये समझते हैं, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी साहब और मैं, कि जब तक हम एक माहौल में थोड़ी टेम्परेचर नीचे नहीं लाते, बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत करने के लिए फिर देखो ना, लोग चाहिए। हमारे ख्याल में इजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, अपने जो शाह महमूद कुरैशी, ये वो लोग हैं जो कि बातचीत को आगे बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। देखो ना, सलमान राजा हो गया, शेख वकास हो गया, रऊफ हसन वगैरह हो गए, दे आर पॉलिटिकल एलियंस। इनको तो पॉलिटिकल नोविसेस हैं, इनको कोई जानता नहीं। यू जस्ट टैग देम, मैं वो लाइन रिपीट नहीं करूंगी, यू जस्ट टैग देम। उनमें से जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो आपकी मुलाकात हुई है, कुछ तो ये कह रहे हैं सलाम दुआ से ऊपर नहीं थी, कुछ ये कह रहे हैं कि उनको आप पे इतना एतमाद नहीं था कि उन्होंने अपने वकील को बुला लिया कि सो दैट जो भी चीज़ हो वो उनके सामने हो। आप इस बात को डिनाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? कोई रिएक्शन देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब से हमारी मुलाकात तकरीबन 45 मिनट की थी। उनको हमारे आने से 24 घंटे पहले पता था। उसके बाद जो मुलाकात है वो तो देखिए ना, वो जो लेटर लिखा है
अडयाला के लोगों ने, हाँ। जो आपके पास भी शायद होगा, बिल्कुल, 5 फरवरी 2025 को आपको याद होगा। बिल्कुल। हम जो बात कर रहे हैं, हम तो बात ये हमारी तो आइडिया नहीं है, ये तो आइडिया ही शाह महमूद कुरैशी साहब का, एजाज चौधरी का, महमूद रशीद का, यास्मीन राशिद का और उमर चीमा का है। हम तो जो उनका आइडिया है जिसको उन्होंने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, हमने तो उस आइडिया को रिवाइव कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं लेकिन कि ये फवाद लोगों साहब ने जो होल्ड बात ऑन कही फॉर अ है, सेकंड, अगर दिस इज ये शाह ऑन महमूद कुरैशी साहब की भी आइडिया है, आपका भी आइडिया है, विच इज़ अ वेरी, आई अप्रिशिएटेड पर्सनली, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। बट ऑन दी अदर हैंड खान साहब ने उस लिखे हुए लेटर पे को खातिर खा रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं दिया था, और उसके बाद खान साहब के ऑन रिकॉर्ड कुछ ट्वीट्स भी हैं जो मैं निकाल सकती हूँ, और बयानात भी हैं जो उनकी बहनें आकर देती रही हैं कि अब कोई बात इस्टेब्लिशमेंट से नहीं होगी। और इस्टेब्लिशमेंट को अभी आपने मेंशन किया कि वो एक बहुत ही की रोल प्ले करती है, और उनकी तरफ से ये एजेंडा सामने आया कि हमने बात नहीं करनी, जो बात करनी है पॉलिटिकल पार्टीज ने करनी है। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक वो ये रहनुमा इमरान खान से मुलाकात नहीं करते और वो अपना मुद्दा तफसील से बयान नहीं कर पाते, खान साहब जो सवालात करते हैं उनके जवाब नहीं दे पाते, तो ये चीज़ आगे बढ़ नहीं सकती। अच्छा, आपने हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं सिस्टम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस सिस्टम में अगर कोई मुज़ाकरात अगर होते हैं या कोई खिड़की दरवाज़ा खुलता है, सॉरी, दोबारा बोलिए। मैंने कहा आपने हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं सिस्टम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर इस सिस्टम के साथ जब आप बात करते हैं, कोई दरवाज़ा खिड़की खुलता है, तो ज़्यादा आपको क्या लगता है रेजिस्टेंस किसकी तरफ से आएगी? नून लीग की तरफ से आएगी, पीपल्स पार्टी की तरफ से आएगी? मैं तीसरी तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली इन दोनों की बात कर रही हूँ। या मैं ट्विस्ट कर लेती हूँ फवाद साहब, मैं ट्विस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा फायदा इस वक्त कौन उठा रहा है? देखिए फरमा, इसीलिए मेरे ख्याल में इस वक्त हमें जो इम्पोर्टेंट है कि हम नून लीग के लोगों को एतमाद में लें, और उनको एतमाद में लेना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर प्राय शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे हैं, तो उनका ये इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुंचे। लाइक वाइज एस्टैब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कार्रवाइयाँ और जो बड़ी ज़रूरी कार्रवाइयाँ हैं, उनको एक पॉलिटिकल एतमाद हासिल हो, एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप हो सके। सो उनको भी ये फ़ायदा है कि तहरीक इंसाफ के साथ एक एंगेजमेंट हो। और ये देखिए ना, एंगेजमेंट से ये तो नहीं कि वो 2 हफ्तों में 6 महीने में कोई खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाने। ये तो एक प्रोसेस है जो कि शुरू होना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन होगी, और उससे हम देखेंगे कि मुल्क आगे कैसे बढ़ता है, कैसे चीज़ें जो है वो आगे जाती हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान में देखो ना, पॉलिटिक्स की तो कोई इस वक्त स्पेस नहीं है, स्पेस तो क्रिएट होगा। अच्छा, इस दौरान जब ये पूरा एपिसोड चल रहा है, एक दफ़ा हुज़ैफ़ा रहमान ने बोला कि पेशकश की गई थी, फिर रिसेंटली तारिक फजल चौधरी साहब ने भी बनी गाला शिफ्ट करने की पेशकश की थी, जिस पे असद कैसर साहब ने रिस्पॉन्ड भी किया था। फिर वो बात, वो पंजाबी कहते हैं ना, आई गई हो गई। अगर ये दोबारा बात सामने आती है, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू खान साहब? I think this is the best thing that can happen to Pakistan right now. इमरान खान को बनी गाला भेजना चाहिए, बुशरा बीबी को बनी गाला भेजना चाहिए, और उनकी वो पाकिस्तान के इस वक्त 75% लोगों का लीडर तो इमरान खान है। बट फिर खान तो साहब, आपने उनको फिर वो खान साहब और एहतराम बुशरा बीबी साहिबा को ये कौन मनाएगा? क्योंकि फिर वो उनकी तरफ से मौक़िफ़ आएगा कि जो सियासत पे जिस स्टैंस लिया हुआ है वो मुतासर हो जाएगी। कोई मुतासर नहीं होगी। मैं आपको दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि इसीलिए तो प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉलिटिकल कारकुनान जो हैं वो जेल में हैं और इमरान खान जो है वो बनी गाला चले जाएं, तो इमरान खान समझते हैं ये नामुनासिब बात। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो आप रिलीफ शुरू करें वो पॉलिटिकल वर्कर से शुरू करें, और उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है जिनका लीगल राइट भी बनता है। पहली बात तो ये है कि लीगल केसेस तो नहीं है, ये पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल सेटलमेंट से होने हैं, बट नॉनदलेस इसको अगर आप लीगली भी ले लें, फॉर एग्जांपल ये जो 5 लोग लाहौर के हैं, आप देखिए ना, ये सारे 10 साल इनको सजा हुई है, ये 3 साल से जेल में हैं। सीआरपीसी के तहत एज ए मैटर ऑफ राइट इनको जमानतें मिलनी चाहिए, इनकी सजा जो है वो सस्पेंड होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही। गुजरांवाला के वर्कर्स हैं, उन्हें 5 साल सजा हुई है, वो 1.5 साल से जेल में है। एज ए मैटर ऑफ राइट उनको जो है वो रिलीज करना चाहिए, लेकिन वो उनकी अपीलें नहीं लग रही। तो जब ये माहौल बेहतर होगा और इन लोगों को रिलीफ मिलेगी, ये लोग बाहर आ सकेंगे,
उसके बाद पाकिस्तान में जो है वो एक ऐसा माहौल होगा जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट की बातचीत हो सकती है। ठीक है, यानी वो लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ फिर हम सकते हैं। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।